श्रेया, श्रेया कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूं तुम्हें। श्रेया की हालत बहुत खराब थी। रचित ने उसे अपनी गोद में उठाया और जल्दी से उसे गाड़ी में बिठाया, मगर इससे पहले वो अपनी गाड़ी शुरू कर पाता, श्रेया ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया। श्रेया, नहीं श्रेया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती श्रेया। रचित की जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर रचित के मम्मी पापा दौड़ते हुए घर से बाहर निकले। अपनी आंखों के सामने श्रेया का शव देखकर उनके पैरों तले से ही जमीन खिसक गई, क्योंकि एक दिन पहले तक तो श्रेया बिल्कुल हंसती खिलखिलाती थी। अचानक से उसे ऐसा क्या हुआ कि कुछ घंटों के भीतर ही वो चल बसी। रचित का हाल रो रो कर बेहाल हो चुका था। रात के समय चिता को अग्नि नहीं दी जा सकती थी, इसलिए सुबह तक श्रेया के शव को घर पर जमीन पर रखा गया। लेकिन पूरी रात श्रेया के शव को अपने सामने देखकर रचित अंदर ही अंदर खत्म होता जा रहा था। उसने अपनी सुध बुध खो दी थी। सुबह जब श्रेया की चिता को अग्नि दी गई तो रचित की आंखों से आंसू बरस पड़े। खुद को संभालो बेटा, मैं जानता हूं कि तेरे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन भगवान के निर्णय को मानने के अलावा हम इस वक्त और कुछ नहीं कर सकते। तुझे खुद को संभालना ही होगा बेटा। रचित के मम्मी पापा उसे हिम्मत देते हुए घर ले आए। रचित ने कल रात से ही कुछ भी खाया पिया नहीं था। श्रेया की फोटो को अपने हाथ में पकड़े हुए ही वो सो गया, मगर थोड़ी देर बाद ही उसके कानों में श्रेया की आवाज गूंजी। रचित, रचित, रचित प्लीज मुझे बचा लो रचित, ये मुझे ले जाएगी। मैं मरना नहीं चाहती रचित, मैं मरना नहीं चाहती। बौखलाते हुए रचित की नींद खुली और वो अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। तभी उसे अपने हाथ पर कुछ गीला महसूस हुआ। उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसने अपने हाथ में श्रेया की जो तस्वीर पकड़ी थी उससे खून बह रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया अभी भी मुसीबत में उसे मदद के लिए पुकार रही हो। श्रेया, कहाँ हो तुम श्रेया? तुम बिल्कुल भी घबराना मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी उसके कमरे का तापमान अचानक से बदल गया और उसके कमरे का पर्दा जोर जोर से हिलने लगा। उसने पर्दे की तरफ देखा तो अपनी फेवरेट पर्ल वाइट साड़ी पहने श्रेया वहां खड़ी थी। उसने रचित को देखकर हल्की सी मुस्कान दी और फिर अचानक उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए और वो कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ जाने लगी। रचित भी मानो जैसे उसके सम्मोहन में खो गया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। श्रेया, श्रेया कहाँ जा रही हो तुम? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ श्रेया। चलते चलते श्रेया छत पर पहुंची और उसके साथ साथ रचित भी वहां पहुंच गया, मगर तभी श्रेया वहां से गायब हो गई और अचानक से रचित का सम्मोहन टूटा और उसे सामने से एक हांडी उड़ती हुई उसकी तरफ आती दिखाई दी, जिसके भीतर धधकती हुई आग जल रही थी। उस जलती हुई हांडी को अपनी तरफ आते देखकर उसके होश उड़ गए। ये क्या है? ये हांडी हवा में कैसे उड़ सकती है और ये मेरे तरफ क्यों आ रही है? रचित नीचे जाने के लिए छत के दरवाजे की तरफ भागा, मगर वो दरवाजा एक तेज झटके के साथ अचानक बंद हो गया। रचित ने वो दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खुला। तभी उस हांडी में धधकती अग्नि की तपिश रचित को अपने पीछे महसूस हुई और उसने जैसे ही अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ी, जलती हुई वो हांडी उसी वक्त बड़ी ही तेज आवाज के साथ और बेहद भयानक आवाज की गूंज वहां उठी। आधी रात को अपनी आंखों के सामने ये नजारा देखकर रचित इतनी बुरी तरह डर गया कि वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली और रात का वो नजारा उसकी आंखों के सामने आ गया। वो उठा और दरवाजा खोलकर सीधा नीचे की तरफ भाग गया।
रचित, क्या हुआ तुझे? तू इतना घबराया हुआ क्यों है और तू ऊपर कब गया? रचित ने अपनी मम्मी पापा को पिछली रात घटी सारी बात बताई तो उसकी माँ की भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। लेकिन उसके पापा इन सब बातों को मानने को तैयार नहीं थे। बहू की मौत का तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर हुआ है रचित, इसलिए तुम्हें ऐसे ऐसे भ्रम हो रहे हैं। तुम थोड़े दिन के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। नए माहौल में जाओगे तो खुद को संभालने में थोड़ी मदद मिलेगी। रचित के पापा ने उसके दोस्तों को उसकी हालत के बारे में बताया और उसके दोस्तों ने उसके लिए एक ट्रिप प्लान किया और उसे लेने के लिए उसके घर आ गए। रचित मेरे दोस्त, मनाली का प्लान बनाया है तेरे लिए और तेरी ना हम बिल्कुल नहीं सुनने वाले। जल्दी से उठ, हमारे साथ चल। रचित ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस एकटक अपनी नजरें दीवार की ओर गड़ाए बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश में ही नहीं है। क्या हुआ तुझे? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है तू? तू ठीक तो है ना मेरे भाई? रचित, रचित। रचित ने घूरते हुए अमन की तरफ देखा और अपनी टेबल पर रखे पानी के जग को अपने सर पर दे मारा। जग का कांच उसके सर में चुभ गया। उसके माथे से खून रिसकर नीचे गिरने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर अमन बुरी तरह घबरा गया। ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? अमन के चिल्लाने की आवाज से उसकी मम्मी दौड़ते हुए वहां आई और रचित की हालत देखकर उसकी चीख निकल गई। उन्होंने घर पर डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने उसकी ड्रेसिंग करके उसे खाने के लिए कुछ दवाइयां दे दी। देखिए, बीवी की मौत का गहरा सदमा लगा है उन्हें। इस समय उन्हें आप बिल्कुल भी अकेला मत छोड़िएगा, वरना ये फिर से खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये कुछ दवाइयां हैं, इससे इनका माइंड रिलैक्स होगा और इन्हें नींद आ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। कुछ देर बाद अमन भी अपने घर चला गया। रचित अकेला ना रहे इसलिए उसके पापा उसे नींद की दवाई देकर उसके साथ ही सो गए। थोड़ी देर में रचित गहरी नींद में सो गया, मगर आधी रात को रचित के पापा के कानों में किसी की फुसफुसाहट की आवाज पड़ी और उस आवाज से उनकी नींद खुल गई। उन्होंने बिस्तर पर देखा तो रचित वहां पर नहीं था। तभी वो अपने बिस्तर से उठे तो रचित आईने के सामने बैठकर दबी हुई हंसी हंसते हुए खुद को देखकर कुछ फुसफुसा रहा था। रचित, बेटा रचित, ये क्या कर रहा है तू? मुझे डर लग रहा है बेटा। वापस आ जा, अपने बिस्तर पर आकर सो जा बेटा। आवाज नहीं, अब तेरा बेटा कभी नहीं सोएगा। ना, नहीं नहीं, सोएगा, लेकिन ऐसी नींद सोएगा जिस नींद से ये कभी नहीं उठेगा। ये क्या बोल रहा है तू? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? मोहित रचित के पास गया, लेकिन उसी वक्त रचित ने अपना सर सामने आईने में दे मारा और उसके सर पर अनगिनत कांच के टुकड़े चुभ गए। मोहन बुरी तरह डर चुका था। उसने जल्दी से विमला को उठाया और वो दोनों उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने उसके सर से कांच के टुकड़े निकाले और टाकों से उसकी खाल को वापस जोड़ा गया। देखिए, हम जितना सोच रहे थे ये केस तो उससे कहीं ज्यादा बिगड़ चुका है। आपके बेटे को एक अच्छे मनोविज्ञान की जरूरत है, वरना वो खुद को नुकसान पहुंचाकर खुद को खत्म कर लेगा। हम भी नहीं जानते। अभी हमें इसे यहीं पर एडमिट करके रखना होगा। अभी इन्हें डिस्चार्ज करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। रचित के मम्मी पापा को घर भेज दिया गया। अगली सुबह जब वो हॉस्पिटल उसे देखने आए तो एक रात में रचित का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसके शरीर के भीतर जान ही नहीं बची है। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे छा गए। शरीर का आधा मांस जैसे एक ही रात में सूख गया। मुझे रचित की हालत सामान्य नहीं लगती जी। मुझे तो मेरे बच्चे के ऊपर कोई ऊपरी चक्कर लगता है। याद है आपको उस दिन रचित क्या कह रहा था? उसने अपनी छत के ऊपर वो हांडी देखी थी और उसी वक्त वो बहुत तेज आवाज के साथ फट गई थी। लगता है हमारे रचित के साथ कोई क्रिया की गई है, और सिर्फ रचित के साथ ही नहीं,
मुझे तो बहू की मौत भी सामान्य नहीं लगती। जरूर किसी ने हमारे हंसते खेलते परिवार पर अपनी गंदी नजर डाली है, वरना हमारे घर में सब कुछ बिल्कुल ठीक था। विमला की ये बातें उस रूम में रचित की ड्रेसिंग कर रही नर्स भी सुन रही थी। तभी वो उनके पास आई। पता नहीं मुझे आपके निजी मामले में दखल देना चाहिए या नहीं, लेकिन आपके बेटे की हालत सामान्य नहीं है। मैं 10 साल से इस हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ। बीमार से बीमार गंभीर बीमारियों वाले पेशेंट्स का इलाज होते देखा है मैंने। यहाँ पर कई लोग चाहे कितना भी बीमार हो, किसी पेशेंट की हालत एक रात में ऐसी नहीं हो सकती। ये केस डॉक्टर के हाथों में नहीं है। आप किसी ओझा या तांत्रिक से अपने बेटे के बारे में बात कीजिए, अब शायद वही आपकी इसमें कुछ मदद कर सकते हैं। जब नर्स ने भी उन्हें ये बात कही तो रचित के पापा का भी दिमाग घूम गया। वो विमला को लेकर अपने एक पुराने दोस्त के घर गए, जिसकी पत्नी माँ कालिका की सेविका थी और ऐसी मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करती थी। अब तो आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। पहले हमारी बहू मारी गई और जब से उसकी मौत हुई है तब से ही मेरे बेटे के साथ ये सब हादसे हो रहे हैं। अपने बेटे की फोटो दिखाइए मुझे। माता रानी के चरणों में उसकी तस्वीर को रखकर पता लगाने की कोशिश करती हूँ मैं। मोहन ने अपने फोन में उन्हें रचित की तस्वीर निकाल कर दी और माया ने उसे माता रानी के चरणों में रखकर माँ के सामने सर झुकाते हुए अपनी आंखों को बंद करके कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। लगभग 15 मिनट तक ध्यान लगाने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें रचित से जुड़ी बहुत भयानक बात पता चली हो। क्या हुआ? आपके भाव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। सच सच बताइए, क्या बात है? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? बोलिए ना, आखिर ऐसा क्या हुआ है मेरे बच्चे को? मारण क्रिया। किसी ने मारण क्रिया की है तुम्हारे बेटे पर। किसी बहुत ही सिद्ध तांत्रिक का किया काम है ये। मैं अगर इसकी काट करना भी चाहूँ तो उस तांत्रिक की सिद्धियों की शक्ति मुझे उस क्रिया को काटने नहीं देगी, और अगर उस क्रिया की काट में जरा सी भी ऊंच नीच हो गई तो हम सब की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। तो क्या निवारण है फिर इसका? हम आपके पास बहुत आस लेकर आए थे। क्या आप हमारे बच्चे को बचाने में हमारी कोई मदद नहीं कर सकती? देखिए, मैं मारण क्रिया को काट तो नहीं पाऊंगी, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से उस इंसान का पता लगाने की कोशिश जरूर कर सकती हूँ जिसने आपके बेटे के साथ ऐसा किया है, क्योंकि उस तांत्रिक के अलावा पूरी दुनिया में आपके बेटे के ऊपर की गई मारण क्रिया की काट कोई और नहीं कर सकता। माया ने माता रानी के चरणों में सिंदूर अर्पण किया और अपनी आंखें बंद करके वो मंत्रों का जाप करती रही। उस तांत्रिक के बारे में पता लगाना इतना आसान नहीं था। पूरे 2.5 घंटे तक ध्यान में मंत्र पढ़ने के बाद माया ने अपनी आंखें खोली और एक कागज पर कुछ लिखने लगी। उसने माता रानी के सामने हाथ जोड़े और वो कागज विमला के हाथ में थमा दिया। माता रानी की कृपा थी जो उस तांत्रिक का पता चल गया मुझे, वरना उसने हर चीज पर बंधन लगाया हुआ था। इसके पास जाकर आप इससे विनती करो, शायद ये उस क्रिया को वापस ले ले। वो दोनों माया के बहुत आभारी थे, क्योंकि माया ने उनकी बहुत बड़ी मदद की थी। उन्होंने कागज पर लिखे पते के लिए कैब बुक की और वहां से निकल गए। वहां पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो चली थी। सामने ही उस घर का दरवाजा था। उन्होंने जाकर वो दरवाजा खटखटाया। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद एक लंबी काली दाढ़ी वाले आदमी ने दरवाजा खोला। उसने एक काली धोती पहनी थी और शरीर पर एक काला कपड़ा लपेटा हुआ था। माथे पर बड़ा सा तिलक लगाए वो सचमुच बहुत सिद्ध तांत्रिक प्रतीक हो रहा था। मगर इससे पहले कि वो दोनों उसे कुछ भी कहते, वो सामने से बोला, अगर अपने लड़के की जिंदगी की भीख मांगने आए हो यहाँ पर तो कोई मदद नहीं मिलेगी तुम्हें। उसके साथ वही हो रहा है जो होना चाहिए था, और अभी तो उसके शरीर का मांस बस सूखना शुरू हुआ है। धीरे धीरे वो हड्डियों का ढांचा बन जाएगा, ना कुछ खा पाएगा ना रातों को सो पाएगा। दवाइयां उस पर असर करना बंद कर देंगी। इतनी पीड़ा मिलेगी उसे कि चीख चीख कर रोते हुए खुद अपनी मौत मांगेगा वो। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। आप क्यों मेरे बेटे के साथ ये सब कर रहे? आखिर क्या बिगाड़ा है उसने आपका? मेरा नहीं,
लेकिन किसी का बहुत कुछ बिगाड़ा है उसने, और तेरे बेटे का मारण क्रिया करके उस आदमी की मदद की है बस मैंने। कौन आदमी? आखिर किसके कहने पर किया है तुमने ये सब? ये तो तुम लोगों को कभी पता नहीं चलेगा। हाँ, चाहो तो अपने बेटे से जाकर पूछ लो किसका क्या बिगाड़ा है उसने। उसने बता दिया तो सब कुछ तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तांत्रिक ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। उन लोगों ने लाख कोशिश की, मगर तांत्रिक ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने हर फकीर, तांत्रिक, ओझा के चक्कर काटे, लेकिन रचित पर हुई मारण क्रिया की काट कोई ना कर सका। 1 महीने तक रचित ने मौत से भी बदतर जिंदगी जी। उसका शरीर किसी लकड़ी के ढांचे की तरह हो गया और एक दिन वो तड़पते हुए इस दुनिया से चल बसा और उसके बचे कुचे मांस को कीड़े लिपट कर खा गए। लेकिन उसके माँ बाप को कभी उस इंसान के बारे में पता ना चल सका जिसने उसके साथ ये सब किया था। सामने दीवार पर श्रेया की फोटो को देखते हुए उसके पापा की आंखों में आंसू आ गए। अपनी बेटी के जाने का गम वो अभी तक भूल नहीं पाए थे, मगर तभी आंसुओं से भरी आंखों के साथ उनके चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कुराहट छा गई। काश तू जिंदा होती मेरी बच्ची। मैंने तेरी मौत का बदला तो ले लिया, लेकिन तेरे जाने का गम कभी नहीं जाएगा मेरे दिल से। तुझे छोड़कर किसी और से शादी करना चाहता था ना वो? तेरी जिंदगी नर्क कर दी थी उसने। अरे छोड़ देती उसे। गलत इंसान से प्यार कर लिया तूने, बहुत गलत। काश तूने मुझे उस रात वो आखिरी मैसेज करने से पहले सब कुछ बता दिया होता तो मैं कभी तुझे ऐसे कदम नहीं उठाने देता मेरी बच्ची। खुद के साथ अन्याय किया तूने, लेकिन उस जल्लाद को मैंने खत्म कर डाला। अब तुझे मुक्ति मिल जाएगी मेरी बच्ची, अब तुझे मुक्ति मिल जाएगी।